हिमाचल से तुहाडा सब दा स्वागत है। जेकर गल करिए इस समय चर्चा का विषय बनया होया है कैंसर। कांग्रेस के सीनियर नेता नवजोत सिंह सिद्धू ते एक्स क्रिकेटर वालों यह दावा किया जा रहा है कि कैंसर का इलाज जिहड़ा है वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे नाल भी हो सकता है। जी बिल्कुल, तुहानूं दस दिए कि डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू जो कि धर्मपत्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू दी कुछ समय तो कैंसर तो पीड़ित सी। स्टेज 3 कैंसर सी, फिर इलाज दे विच काफी समय तो एक गैप आ गया सी। अपने बेटे की शादी दे करके इलाज कंटिन्यू नहीं करा पाए। उस तो बाद उन्होंने 4th स्टेज का कैंसर जिहड़ा ब्रेस्ट कैंसर हो गया। हाल ही दे विच नवजोत सिंह सिद्धू वालों एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिस प्रेस वार्ता विच उन्हां दे वालों कहा गया कि नीम ते कार्बोहाइड्रेट्स जिहड़े ने इन्हां चीज़ां दा काफ़ी मिक्सचर जिहड़ा ने सारी चीज़ां नूं करके जिहड़ा है हुण नवजोत सिंह सिद्धू दी वाइफ जिहड़ी ने वो कैंसर फ्री ने। हालांकि मेटास्टेटिस जिहड़ा स्टेज पार हो चुका है। इस समय साडे नाल मौजूद ने कुछ आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स ते नाल साडे मौजूद ने सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट भी जो अज गल करनगे ना सारे बारे। अज साडे नाल मौजूद ने डॉक्टर विजय, इन्हां तो इलावा साडे नाल मौजूद ने डॉक्टर वैद्य जगजीत सिंह जी, उसके अलावा मौजूद ने श्री विष्णु जी ते साडे नाल डॉक्टर दिनेश मोहन जो कि स्काइप के जरिए जुड़े हुए ने। अज इस बारे असीं गल करांगे ते जानन की कोशिश करांगे, क्योंकि इस समय जो चर्चा का विषय है काफी वड्डी डिबेट का विषय जड़ा है बनया होया। शुरुआत करते हैं डॉक्टर विजय जी तो जो कि सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट ने ते जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल दे भी जो है एक मुख्य जो डॉक्टर ने वो रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, बात करें नवजोत सिंह सिद्धू की, इस समय एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने प्रेस वार्ता की, फिर प्रेस वार्ता में उनके द्वारा कहा गया है कि उनकी धर्मपत्नी का जो कैंसर के 4th स्टेज से जूझ रही थी, उनका जो मेटास्टेटिस है वो बंद हो चुका है। इस समय वो कैंसर फ्री है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे, क्योंकि वो क्रेडिट जो है कहीं ना कहीं आयुर्वेदा को दे रहे हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जो सिद्धू जी ने कहा है तो उसमें अगर हम उनके स्टेटमेंट को देखें तो उनकी फर्स्ट स्टेटमेंट यही थी कि उन्होंने पूरा इलाज लिया है, जिसमें उनको सर्जरी भी हुई है, शायद 2 बार सर्जरी हुई है, कीमोथेरेपी भी ली है और रेडिएशन भी ली है। पटियाला में रेडिएशन ली है, कुछ यमुनानगर में इलाज हुआ है, कहीं और भी 2-3 जगह पे उनका इलाज हुआ है। तो उसमें उन्होंने ये बताया भी है कि उसमें उनका कुछ इतना खर्चा भी आया है। तो एक तो उन्होंने पूरा एक जो फुल इलाज इसका ब्रेस्ट कैंसर का होता है उसमें हमारे तीनों ही जनरली हम 90% पेशेंट्स में तीनों ही यूज करते हैं। ऑपरेशन में जो ट्यूमर को निकालते हैं, कीमोथेरेपी से जो कीटाणु बच जाते हैं उनको किल करते हैं, और रेडिएशन से ताकि लोकल रिकरेंस ना हो वो भी उन्होंने लिया है। और शायद जो दोबारा से बीमारी आई है उसका भी जो उन्होंने ऑपरेशन करवाया है वो भी उसके बाद हुआ है, और उसके बाद उनका पेट स्कैन हुआ है जो कि निकलने के बाद हुआ है। तो एक तो इनका पूरा इलाज हुआ है, तो उन्होंने ये माना है कि हमारा पूरा इलाज हुआ है। लेकिन जो बहुत ज्यादा एम्फेसिस उन्होंने इस बात पे दिया है, जिसमें मुझे लगता है कि एक गलत मैसेज आ रहा है कि इलाज सिर्फ डाइट से या आयुर्वेदा से हुआ है। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगा कि इन चीजों की हेल्प नहीं होती, ये डेफिनेटली पेशेंट को हेल्प करती हैं डिजीज को टॉलरेट करने में, ट्रीटमेंट को अच्छे से टॉलरेट करने में, पेशेंट की वेलबींग के लिए। लेकिन एक पूरा इलाज होने के बाद अगर वो कैंसर फ्री हैं इस टाइम, तो वो उनका पूरा इलाज एक स्टैंडर्ड तरीके से हुआ है, और उसका एक ये इफेक्ट है और जो उनकी रिपोर्ट्स में आ रहा है। तो आपको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो कहीं ना कहीं लोगों को मिसलीड कर रही है, क्योंकि इस समय जो क्यास है वो काफी ज्यादा जो है वो लगाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो लोगों को कहीं ना कहीं मिसलीड कर रही है इस समय पे? क्योंकि इस समय अगर हम कैंसर की देखें तो भारत जो है वो कैंसर से जूझ रहा है। हर तरीके का कैंसर जो है भारत को इस समय उससे काफी ज्यादा दिक्कत परेशानियां जो है इस समय 25% जो लोग हैं वो इस समय कैंसर से जूझ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरीके से करनी, और क्योंकि मेडिकल अगर हम बैकग्राउंड्स की बात करें तो वो एविडेंस की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो चीजें कहीं ना कहीं लोगों को मिसलीड कर रही हैं? अभी जो पूरा ट्रीटमेंट है या मेडिकल साइंस जो पूरी चलती है एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट पे चलती है, इसको हम EBM बोलते हैं। और ये आजकल किसी भी फैक्ट में, किसी भी स्टडीज में, किसी भी एग्जाम उसमें एविडेंस बेस के बिना कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं होती है। और एविडेंस जो होते हैं बड़े मल्टीपल ट्रायल्स के बाद, एटलीस्ट फेज 3 ट्रायल, फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल के बाद ही किए जाते हैं। तो सिद्धू साहब इतने बड़े लीडर हैं, इतने एक सेलिब्रिटी हैं,
तो उनका जो ये मैसेज है वो एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि उनका जो 90 to 95% टाइम उन्होंने इस पे डिवोट किया है, लेकिन इसमें कोई एविडेंस कोई भी नहीं है कि ये इसके बिना ये इलाज है और इसके करने से ये हो रहा है। और एक सिंगल केस के बेसिस पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये एक है और उसमें हमें अभी ये भी पूरी डिटेल मालूम नहीं है कि उनकी बीमारी किस टाइप की थी, क्योंकि इसमें इवन हम ये मान के चले तो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर 10 तरह की बीमारी होती है। जी बिल्कुल। तो सबका एक कॉज एंड इफेक्ट है कि ये अगर ये बीमारी है तो इसका ये इलाज होगा और इसमें ये इलाज होगा। और खाली अगर हम एक चीज को सबको इकट्ठा लेके चलेंगे और ये करने से हो जाएगा तो लोगों को एक बहुत गलत मैसेज आ रहा है। इस तरह के पेशेंट हमारे पास पहले भी बहुत आते हैं जो इस तरह से ट्रीटमेंट कई बार डिले करते हैं। हम उनको ये बोलते हैं कि ये चीजें आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी, एक वेलबींग, एक अच्छी खाना, अच्छा रहन सहन, ये डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट टॉलरेट करने में या उसकी प्रिवेंशन करने में हेल्प करेगा, बट ये ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट के साथ इसको ऐड कर सकते हो, वो आपको हेल्प जरूर करेगा, बट इसको ट्रीटमेंट आप डिले करेंगे तो आपकी स्टेज बढ़ जाएगी। और ये हम डेली ये पेशेंट्स देखते हैं जो कुछ ऐसा ट्रीटमेंट उन्होंने लिया है और 6 मंथ के कुछ ट्रीटमेंट, अगर उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो 6 मंथ के बाद स्टेज सेकंड से थर्ड हो गई, थर्ड से फोर्थ हो गई। तो ये हम डेली इस चीज को देख रहे हैं। तो विदाउट एविडेंस इसके बारे में क्लेम करना और इतनी स्ट्रांगली क्लेम करना, मैं इसको गलत मानता हूं। जी बिल्कुल। विष्णु जी, आपसे अगला सवाल लेना चाहूंगी मैं। जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने प्रेस वार्ता में एक चीज का जिक्र किया था कि डाइटरी चेंजेस आपको कितने इंपॉर्टेंट लगते हैं, और क्या कुछ आपको लगता है कि आयुर्वेदा के हिसाब से डाइट का कितना अहम रोल जो होता है वो अदा होता है जब हम कैंसर ट्रीटमेंट की बात करते हैं? नहीं, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया अभित जी। डाइटरी तो देखिए, जैसे हम अक्सर बोलते हैं आयुर्वेदा वाले कि भाई आयुर्वेद तो हमारे किचन से जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद, ये जो कंट्रोवर्सी या जो आप स्टेटमेंट की बात करते हो, ये मुझे लगता नहीं कि अभी वैद्य जी ने कहा, मैं सहमत उनकी 100% बात से। ये कंट्रोवर्सी का कोई विषय है ही नहीं, पहली बात तो। क्योंकि इसमें सिद्धू साहब ने जो भी स्टेटमेंट दी उसमें उन्होंने साफ साफ सिर्फ अपने जो हर्ब्स उन्होंने यूज करी या जो भी नीम यूज किया, नोनी यूज किया, उन्होंने उसके बारे में बताया कि भाई हम किस तरीके से ये सब लेके जो 4 स्टेज कैंसर था उससे निजात पाई। बट उन्होंने कहीं भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी कि उन्होंने पहले रेडिएशन नहीं ली या पहले जो कीमोथेरेपी नहीं ली। वो सारी चीज उन्होंने पूरी डिटेल, कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं दी गई। सिर्फ एक जनरल पब्लिक को अवेयर करने के लिए कि भाई आपके जो किचन में वो जो नॉर्मल चीजें होती हैं ना, जो हम डे टू डे में यूज करते हैं, वो कितनी हेल्पफुल आपके लिए हो सकते हैं। और मैं समझता हूं कि चाहे वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हो या कोई दूसरा एलोपैथ हॉस्पिटल हो, इवन अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी देखो इंटीग्रेट करने पे पहल की है। कितने जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो फोर्टिस है या जितने भी एम्स हैं, वहां पे आयुर्वेदा की ब्रांच, योगा की ब्रांच और होम्योपैथ की ब्रांच ये की है। तो मकसद क्या है, जैसे वैद्य जी ने भी कहा है कि भाई हमें तो पेशेंट का हित देखना है। पेशेंट अगर इमरजेंसी में है तो उसमें एलोपैथ से बेटर कुछ नहीं हो सकता। ट्रोमा है तो उसमें एलोपैथ से बेटर कुछ नहीं हो सकता, उसमें आयुर्वेद का उस टाइम कोई रोल नहीं है। बट एक बार अगर पेशेंट, मरीज अगर स्टेबल हो जाता है तो उसके बाद उसको अपनी लाइफस्टाइल पे, अपनी डाइटरी हैबिट्स पे और अपने आयुर्वेदा के जो वैद्य हैं उनके पास जाके अपनी पल्स डायग्नोज करा के अपना लाइफस्टाइल डाइटरी वो लेना चाहिए। और जो आपका क्वेश्चन था कि डाइटरी बेनिफिट या डाइटरी, वो 100%, क्योंकि देखिए आज पूरे वर्ल्ड में, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड में जो 90% बीमारी है उसका कारण ही हमारा गलत लाइफस्टाइल है। चाहे वो डायबिटीज की बात कर लो, आप इवन कैंसर की भी बात कर लो, थायराइड की बात कर लो, ये बीमारियां अगर हम कहीं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है एक तरीके। सबसे पहले आज से 50-100 साल पहले कहां डायबिटीज किसी ने सुनी थी, कहां थायराइड किसी ने सुना था। इवन कैंसर के जो केसेस अब हो रहे हैं आज से 100 साल पहले कहां पे थे इतने। सो डाइट का तो बहुत बड़ा रोल है। और उसमें वो चाहे एलोपैथ डॉक्टर की बात करें, डाइटिशियन की बात करें, चाहे आयुर्वेदा की बात करें, उसको हर किसी को फॉलो करना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि भाई एक प्रॉपर प्रैक्टिशनर के पास जाके आप अपना डाइट प्लान बनाओ और उसको फॉलो करो तो आप यू विल स्टे हेल्दी। अगला सवाल डॉक्टर विजय जी आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरीके से डॉक्टर्स ने स्टेटमेंट भी जारी की, उसके बाद क्या आपको लगता है, क्योंकि उनका भी यही मानना था कि जो बातें नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा जो प्रेस वार्ता में की गई कि अभी उन पर रिसर्च जारी है, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप भी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट से जो है वहां रह चुके हैं, वहां काम कर चुके हैं ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में मेन स्ट्रीम मेडिसिन में जिस तरीके का नीम का इस्तेमाल या फिर तुलसी का इस्तेमाल, जो कैंसर को ट्रीट करने में जो बातें कही जा रही हैं, क्या उसको मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट का पार्ट बनाया जाएगा, क्योंकि रिसर्च इस समय लगातार जारी है इस मामले पर?
इसके बारे में रिसर्च जारी है और इसमें ये नहीं मैं कहूँगा कि इनका बिल्कुल कोई रोल नहीं है। अगर हम हल्दी के बारे में सोचें तो हल्दी के एक्सट्रैक्ट आजकल एज ए कैप्सूल फॉर्म में या उनको एडवाइज किया जाता है जो सेल हीलिंग के लिए बात कर रहे हैं जी। नीम के बारे में भी है, लाइकोपीन है, जो हमारे विटामिन हैं तो वो हम नेचुरल वे में भी ले सकते हैं और एक्सट्रैक्ट करके भी ले सकते हैं। तो डेफिनेटली इनका जैसे डॉक्टर साहब ने बताया इनका एक सेल हीलिंग में रोल है। कुछ हीलिंग में इसलिए रोल भी है कि जो कैंसर सेल्स को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन दी जाती है उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट हेल्दी सेल्स पे भी आता है। तो उनको हील करने के लिए भी टाइम भी चाहिए होता है और उनको उसको एक हील करने के लिए हमें उनको एक न्यूट्रिशन भी देना है और उनका एक जो प्रॉपर डाइट है वो चाहिए। उसको हम नेचुरल वे में भी दे सकते हैं और उसको हम एक्सट्रैक्ट करके भी दे सकते हैं। तो जो लोग नेचुरल वे में नहीं ले पाते तो उनको हम कई बार कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में भी आजकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। इसके बारे में रिसर्च जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी एक ऐसा एविडेंस क्लियर कट नहीं है कि ये फैक्टर इसमें स्टेट पे इसमें ट्रीटमेंट करेगा कि अगर हम ये हल्दी इस तरह से लेंगे, नीम इस तरह से लेंगे तो सपोज 1000 पेशेंट्स में हमने कोई स्टडी की है कि 500 ने लिया और 500 नहीं लिया तो उनमें कितना इफेक्ट आया। तो ऐसा कोई एविडेंस अभी नहीं है। तो डेफिनेटली इनको इंटीग्रेट करके पेशेंट की हेल्थ के लिए, पेशेंट की वेलबींग के लिए, आप इसकी रिकवरी के लिए हम इनको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। बट इसका जो एक गलत मैसेज ये जाता है कि ये ट्रीटमेंट है, तो इस चीज को नेगेट किया है कि ये ट्रीटमेंट है। मैसेज एक मिसरेड भी हो सकता है या उसमें जो पार्ट है एम्फेसिस बहुत ज्यादा उस पर गया है या कहीं पे क्लिप्स में कट होके सिर्फ वही मैसेज जनता में जा रहा है। हमारे पास बहुत फोन आ रहे हैं इस तरह के कि डॉक्टर साहब हम ये चल रहे हैं, हम तो इसको बंद करके ये कर दें। तो जो क्यूरेबल पेशेंट्स हैं, जो ठीक हो सकते हैं और जिनमें क्लियर कट 80-90% रिजल्ट है, तो वो उस ट्रीटमेंट से डिवर्ट हम उसको वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर साहब इस समय आपको जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मन से काफी लोग इस समय देख रहे हैं और हो सकता है कि उनमें कुछ ऐसे पेशेंट्स भी जो इस समय कैंसर से जूझ रहे हैं, क्योंकि ये मैसेज उन तक पहुंचाना है। हमारा जो मकसद है वो यही है कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो मिसलीड ना हो उन तक, चाहे वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो, चाहे वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हो या चाहे वो मेडिसिनल जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो उन तक सही तरीके से पहुंचे, जो मैसेज है वो सही पहुंचे, मिसलीड ना हो या फिर वो अपने उनकी बीमारी में कोई अड़चन ना आए, उन तक ये चीजें जो है सही समय में सही तरीके से पहुंचाना हमारा जो है मकसद है। तो मैं जरूर उन पेशेंट्स के लिए जानना चाहूंगी जो इस समय कैंसर से जूझ रहे हैं, क्या वो दोनों ट्रीटमेंट्स को साथ साथ में अपना सकते हैं या फिर, क्योंकि आपने जिस तरीके से बोला कि आपको काफी सारे पेशेंट्स के जो कॉल्स हैं वो इस समय आ रहे हैं कि हम जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है इसको बंद करके हम होम्योपैथिक शुरू कर दें, या हो सकता है कि इस समय कई लोग अपना दिमाग भी बना रहे हैं उस चीज के लिए, तो उन पेशेंट्स को क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं आपको एक बड़ा ब्रॉड डेटा बताऊंगा, लेकिन अगर हम सब क्लासेस करेंगे तो वो डिटेल में हो जाएगा कि इस टाइम पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 80 to 85 क्योर रेट है ब्रेस्ट कैंसर में। जो डॉक्टर साहब को ये बीमारी थी उनको 85% क्योर रेट है, जिसमें 80 to 85% पेशेंट बिल्कुल क्योर हो जाते हैं जिनको दोबारा बीमारी कभी तंग नहीं करती। तो अगर हम इस मैसेज में सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की ही बात करें, अगर वो ट्रीटमेंट से डिवाइड होते हैं जो एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, तो हम 80 to 85% पेशेंट्स को एक तरह से ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं और उनको फिर बीमारी की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। इसके अलावा बाकी जो कैंसर है, बहुत से कैंसर ऐसे भी हैं जिनमें 90% रिजल्ट है, 95% है, कुछ में बहुत कम भी है, डिपेंड करता है कि उसमें रिसर्च कैसी चल रही है या क्या ट्रीटमेंट है। तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स को एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उसके बाद अपनी हेल्दी लाइफ के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए या उसको प्रिवेंशन को रोकने के लिए या अपनी एक गुड हेल्थ वेलबींग के लिए, जिसमें आगे भी उनकी सेहत अच्छी रहे, और ये चीजें सिर्फ कैंसर में हेल्प नहीं करेंगी, जो सिद्धू साहब ने बताई है, ये नेचुरल चीजें हैं, वो और भी बीमारी में भी हेल्प करती है। हम ऐसा नहीं कहते, मैं भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर अपनाता हूं तो मैं भी मिलेट्स यूज करता हूं, मैं भी योगा करता हूं, मैं भी ये चीजें यूज कर रहे हैं, ये डेफिनेटली हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी है, बट इसका हमारे पास कैंसर ट्रीटमेंट में अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। तो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट लेना चाहिए, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट लेना चाहिए जो एविडेंस बेस्ड है। उनको एक डॉक्टर से, 2 डॉक्टर से पूरा क्लियर करके लेना चाहिए। उसके बाद ये चीजें अपना सकते हैं कंसल्ट करके। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी छोटी चीजें परेशान कर सकती हैं, जैसे ड्यूरिंग कीमोथेरेपी पेशेंट्स को एक ऐसी डाइट नहीं लेनी चाहिए जिसमें इन्फेक्शन हो। ये चीजें हेल्दी हैं, लेकिन अगर वो पेशेंट एक रॉ डाइट हेल्दी वे में नहीं लेगा, अगर सफाई से नहीं लेगा, तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है।
तो वो हम कुछ चीज़ें उनको एडवाइस करते हैं कि आपने कोशिश करनी है कि अनकुक्ड फूड ना लें, लेकर लें तो बहुत सफाई से लें, जो पेशेंट समझते हैं। ऐसी बातें हैं, लेकिन इनका नुकसान उस तरह से नहीं है, लेकिन डेफिनेटली साथ में हेल्प कर सकती है, बट ये ट्रीटमेंट नहीं है। हमारे पास ट्रीटमेंट का अभी तक एविडेंस नहीं है। टाटा मेमोरियल ने भी यही लिखा है कि इसका एविडेंस नहीं है, आगे हो सकता है इसका कोई एविडेंस आए तो डेफिनेटली उसको ट्रीटमेंट में ऐड किया जाएगा। विष्णु शर्मा जी, आपसे अगला सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरीके से सर ने भी बोला कि एविडेंस सब चीजों का नहीं है, बट हम उन चीजों को जो है सदियों से मानते आ रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेदा जो है वो सदियों से चलता आ रहा है, और हम सब आयुर्वेदा का इस्तेमाल जो है ना चाहते हुए भी करते हैं, क्योंकि वो हमारी आम जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनी हुई है। आपके पास जरूर पेशेंट्स आते होंगे जो कैंसर पेशेंट्स होंगे, क्या वो आके आपसे ये सवाल करते हैं कि क्या हम अपना एलोपैथिक इलाज छोड़ के होम्योपैथी पे चेंज कर लें, और आप उस समय उनको क्या कुछ गाइड करते हैं एक एक्सपर्ट होने के नाते, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट? देखिए पवित्र क्वेश्चन जैसे अभी वैद्य जी ने भी कहा, अब सबसे पहले तो मैं, क्योंकि जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन क्या इस सृष्टि को कोई एविडेंस की जरूरत है? हम यहाँ बैठे हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, उठते हैं, दिस इज अ नेचुरल थिंग्स, बॉडी हील इटसेल्फ। मैं ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ, मैं अभी लास्ट 1 महीना पहले डॉक्टर के पास गया अपने कुछ जनरल चेकअप के लिए। वी आर फ्रॉम आयुर्वेदा फील्ड, बट ऑफकोर्स जैसे मैंने पहले ही कहा कि कोई भी पैथी, चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे कोई भी दूसरी दुनिया की पैथी, संपूर्ण नहीं है। सबके अपने एडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं। सो एज अ मरीज अगर देखें तो हमें जहां ये लगता है कि उसमें मरीज का फायदा हो सकता है, हम वो लेंगे। उस डॉक्टर ने मुझे कहा, मैंने उनको, क्योंकि हिंदुस्तान में तो फिर भी एंटीबायोटिक और ये सब मेडिसिन बड़ी इजीली अवेलेबल हैं। आप ओपनली एक केमिस्ट के पास जाते हो, इवन ऐसी शेड्यूल 5 या शेड्यूल ऐसी ड्रग भी ले लेते हो जो कि बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के लेनी नहीं चाहिए। अब इसमें चाहे मैं सिस्टम की बात करूं, फेलियर के अपने गवर्नमेंट की, स्टेट की, बट कहीं ना कहीं वो कंट्री हमसे एडवांस क्यों है? क्योंकि उन लोगों ने सिस्टम बनाए हुए हैं। उनका कोई भी डॉक्टर आपको फर्स्ट स्टेज पे कभी भी एंटीबायोटिक लिखता ही नहीं है। मेरे कंधे में पेन था तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि सर मेरे को काफी पेन हो रहा है, आप मुझे कोई पेन किलर दे दीजिए, क्योंकि मैं तो आयुर्वेदा से हूं तो मेरे पास एज सच इमीडिएट रिलीफ वाला कोई वो नहीं है, बट हाँ हमारे पास एक ऑयल है, मैं लगाता हूं, बड़ा रिलीफ मिलता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया। मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि बॉडी हील इटसेल्फ, डिफेंस मैकेनिज्म आप एक्टिवेट करो, वो जो आपकी डाइट है, लाइफस्टाइल है, उसके ऊपर ध्यान दो। हाँ, जब हमें जरूरत महसूस होगी ना तब हम आपको देंगे। और जो क्वेश्चन आपने पवित्र किया कि कैंसर के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में आते हैं, सिंस लास्ट 18 साल हो गए दीप आयुर्वेदा काम करते हुए, हमने कोशिश की है कि हम कभी भी किसी पेशेंट को मिसलीड ना करें। अगर आपको लगता है कि हम उसका इलाज कर सकते हैं तो डेफिनेटली उसको सही राय देंगे। बट जैसे सीनियर हमारे डॉक्टर बैठे हैं साथ में, तो जहां पे रेडिएशन का, कीमोथेरेपी का काम है, हम उनको वही एडवाइस करेंगे। और उसके बाद जब पेशेंट एक स्टेबल हो जाए, उसके बाद जो आयुर्वेद में, मेरे ख्याल से काफी लोगों को तो सिर्फ आयुर्वेद घास फूस की पैथी लगती है। वो सोचते हैं कि सिर्फ ये चंद जो नाम हम गिनते हैं, हल्दी, मिर्च, मसाले या गिलोय, यही आयुर्वेद है। आयुर्वेद में ऐसे ऐसे हमारे ग्रंथों में क्लासिकल मेडिसिन का वर्णन है कि आप सोच नहीं सकते। ऐसे से रस, भस्म, पिष्टी, क्षार, ऐसे से फॉर्मुलेशंस हैं कि जो देखते देखते पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। लेकिन फिर हम बात एविडेंस की करते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क करते हैं आयुर्वेद के भी, एविडेंस लाओ, एविडेंस लाओ। 350 साल पहले, 1850 से पहले अगर हम देखें, हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में देख लो आप, 1850 से पहले कौन सी मेडिसिन थी एलोपैथ में? मैं यहां पे माफ कीजिएगा, मैं यहाँ की एलोपैथ या किसी कंपेयर नहीं कर रहा, बट एक जनरल कॉमन बात कर रहा हूं कि जब हम इस तरीके के क्रिटिसाइज करते हैं या कंट्रोवर्सी करते हैं या डिबेट में बैठते हैं कि भाई आयुर्वेद अच्छा है या होम्योपैथ अच्छा है, एलोपैथ नहीं, दिस इज टोटली रॉन्ग। हमें एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं जैसे बता रहा हूं आपको, 1850 से पहले क्या था? मॉर्फिन कहां से आई? पैरास्टामोल के इजाद कैसे हुआ? मॉर्फिन तो एक्सीडेंटली आई ना, तो उससे पहले भी तो लोग जिंदा थे, लाइफ स्पैन भी काफी बहुत ज्यादा था। और हम बात कर रहे हैं आज की, फिर एविडेंस और कितने एविडेंस बेस ऐसी मेडिसिन होंगी जो पिछले 100 साल में अगर फॉर्मुलेट हुई होंगी, उसके क्लिनिकल ट्रायल भी हुए होंगे, ब्लाइंड फोल्ड टेस्ट भी हुए होंगे, वो जानवर पे भी हुए होंगे। लेकिन कितने ऐसे नाम गिना सकता हूं जो कि विड्रॉ हुए। लेकिन मेरी एज 45 ईयर 6 ईयर है। मैंने अपनी लाइफ में, जब से मैं जवान हुआ हूं, मैंने एक भी मेडिसिन ऐसी नहीं सुनी, ना ही खुद सुनी है, ना ही मैंने किसी लिटरेचर में देखी, ना ही किसी न्यूज में देखी कि फलानी आयुर्वेदिक मेडिसिन विड्रॉ कर ली गई।
हमारे जो ग्रंथ हैं, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, अष्टांग हृदयम और ऐसे कितने महान ग्रंथ जिनमें एक एक श्लोक जो लिखा हुआ है, एक एक युक्ति जो लिखी हुई है, अगर आज उसके ऊपर अच्छे से अमल कर लें तो इलाज भी होगा। बट ऑफ कोर्स सबका अपना अपना महत्व है। जहां पे इमरजेंसी है तो वहां पे एलोपैथ से बढ़िया कुछ नहीं है, वहां पे सर्जरी की जरूरत पड़ेगी तो सर्जरी से बढ़िया कुछ नहीं है। तो दीज आर द टेक्निक्स बेसिकली, दीज आर द इंजीनियरिंग बेसिकली। हम इसको ये कहेंगे एक ट्रीटमेंट सिस्टम, अगर मैं तो अक्सर ये बोलता हूं कि अगर पूरी दुनिया में अगर ट्रीटमेंट सिस्टम की हम बात करें तो वो एक आयुर्वेद है, जहां से सृष्टि की रचना हुई थी और जहां से सृष्टि, आज भी हम उसी सृष्टि का अंग हैं। और आज चाहे वो किचन में हम स्पाइसेस खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, दीज ऑल आयुर्वेद। डॉक्टर विजय, इस समय इतनी कंफ्यूजन क्यों जो टाटा मेमोरियल ट्रस्ट के डॉक्टर्स हैं उनको एक स्टेटमेंट के सामने साथ वो बाहर आना पड़ रहा है, क्यों उनको ये चीज लोगों को बोलनी पड़ रही है? क्योंकि जो ट्विटर पे हमने ट्वीट देखा, जिस तरीके से वो लेटर रिलीज किया गया, क्या आपको लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं एक मिडिल लाइन जो है वो दोनों ही पक्षों के बीच में है? आयुर्वेदा जो है वो एलोपैथिक को सपोर्ट नहीं करना चाहता, एलोपैथिक जो है वो आयुर्वेदा को सपोर्ट नहीं करना चाहता। क्या ये एक बिजनेस मॉडल के तरीके से देखा जा रहा है, या फिर क्योंकि बात पेशेंट्स की है, जैसे मैं अभी डॉक्टर दिनेश मोहन से भी बात कर रही थी कि बात जो है वो पेशेंट्स की है, इलाज की है, रादर देन वी आर सीइंग इट एज अ बिजनेस। क्या लगता है आपको कि इतनी अगर हम कॉमन ग्राउंड्स पे यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं और हम कॉमन ग्राउंड्स पे आ रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ हम एक लेटर रिलीज करके जो है हम बोल रहे हैं कि ये चीजें जो है पॉसिबल नहीं है, रिसर्च चल रही है? पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि ये थोड़ा सा लोगों में ये कंफ्यूजन भी रहे कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इज owned by some private this thing। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हॉस्पिटल है, इट कम्स अंडर एटॉमिक एनर्जी कमीशन जी। तो ये गवर्नमेंट इंडिया का ही हॉस्पिटल है, ये सबसे पुराना हॉस्पिटल है, अराउंड 90 ईयर ओल्ड हॉस्पिटल है। और इसकी बहुत सी ब्रांचेज जैसे हमारे चंडीगढ़ में, वाराणसी में, गुवाहाटी में, विशाखापट्टनम में बहुत सी ब्रांचेज है और सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पे जो कमर्शियल एंगल वाली बात है ही नहीं है। तो जितने भी ये एक जो टीम ने, टाटा की टीम ने ये किया है, जो वहाँ के एक ग्रुप ने वो स्टेटमेंट रिलीज की है, वो इसलिए की है कि लोगों में ट्रीटमेंट छोड़ने का कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये इतनी क्वेरीज इसके बारे में सभी ऑन्कोलॉजिस्ट को आ रही है। तो एक तरह से मजबूरी में उनको डालना पड़ा है इस चीज को डिक्लेम करने के लिए इसको, ताकि इसके चक्कर में लोग अपना नुकसान ना करें। ये बिल्कुल पब्लिक उसमें किया गया, इसका और कोई एंगल नहीं है। पहली बात तो इसमें मैं इसलिए क्लियर करना चाह रहा था कि शायद इसको लोगों को शायद ये रहे कि ये कोई कमर्शियल एंगल इसमें हो ही नहीं सकता। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही सारा सेटअप है जी, बिल्कुल। और जितने भी सेटअप्स है सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, इसमें कहीं पे भी कमर्शियल एंगल का इश्यू नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये कोई कंफ्लिक्ट वाली बात है ही नहीं है। सिर्फ बात यह है कि जो पेशेंट के लिए ठीक है, जो हमें पता है कि ये चीज पेशेंट के लिए ठीक है, हर चीज का एक कॉज है, इफेक्ट है और उसका इलाज है। अगर हमें उसका एक क्लियर कट कॉज पता है कि ये चीज उस सेल पे काम कर रही है और उस सेल में इसने ये चेंजेस किए हैं और उसको हम कन्वर्ट ऐसे कर सकते हैं, तो वो एक क्लियर कट उसका एक पूरा पाथवे है जो बरसों की रिसर्च से है और पूरे वर्ल्ड में वो चलता है। और उसका ये पूरा एक एवरी स्टेप मालूम है कि ये चीज सेल्स कैसे काम करेंगे, उस सेल्स में क्या इफेक्ट आया, उसके ऊपर मेडिसिन कैसे काम करेगी और ये कैसे करके उसको किल कर रही है। पूरा पाथवे उसका हमें पता है। जो चीजें हम बात कर रहे हैं, हर्ब्स की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली हेल्पफुल है, बट हमें उसका पाथ नहीं पता कि कैसे काम कर रही है, किस में काम करेंगी। मैं जैसे आपको बताना चाह रहा हूं कि कैंसर एक बीमारी नहीं है। एक ये बड़ा कंफ्यूजन लोगों में है कि कैंसर एक बीमारी है। सिर से लेकर पांव तक ये सैकड़ों बीमारी का एक ग्रुप है, तो हर बीमारी का एक इलाज भी अलग अलग है। तो उसमें एक चीज हम ये खाली क्लेम कर दें कि ये चीज लेने से सभी कैंसर इलाज हो जाएंगे, तो ये भी गलत है। वो हो सकता है किसी चीज में 10% काम करे, हो सकता है किसी में 80%, बट उसका हमारे पास ये नहीं पता कि किसको काम करेगी। जो पेशेंट ठीक होने वाला है उसको काम करेगी नहीं करेगी, किसको हेल्प कर रही है नहीं करेगी। अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला इसके बारे में सबको पता ही है कि आया है कि विदाउट एविडेंस हम नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने जैसे पीछे भी क्लेम हुआ है कि ये चीज ऐसे ठीक हो जाएगी, ये बीमारी ठीक हो जाएगी, उसमें लोगों का इलाज, उसमें काफी नुकसान होता है। कोरोना में भी काफी नुकसान हुआ है, लोगों ने ट्रीटमेंट नहीं लिए, तो उसके कारण भी लोगों को जो एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होना चाहिए, जिसका हमें इतना तो मालूम है कि 80% इलाज है, 90% फर्क है, तो हम उसको 89% को भी हम वो कर रहे हैं। चीजों को हम गलत नहीं कह रहे हैं, इसको हम ये नहीं कह रहे हैं कि चीजें गलत है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प करती होगी, लेकिन इसका हमें ये नहीं पता कि ये कैसे हेल्प करेगी और किस लेवल पे काम करेगी और कितना हेल्प करेगी। तो उसके लिए हमें चाहिए कि उसके लिए हम उसको इंटीग्रेट करके उसको हम उसका एक एविडेंस बनाएं, उसका एक स्टडीज हो, ताकि वो हमें पता लगे कि ये चीज इस चीज में काम करेगी, इसमें नहीं करेगी और कितना करेगी,
ताकि पेशेंट को एक ये कंफ्यूजन ना रहे। ये स्टेटमेंट जो सब इशू हुई है इसलिए हुई है कि लोग अपना ट्रीटमेंट ना छोड़े। जो उनको एक डेफिनेट ट्रीटमेंट मिलना है, चाहे किसी को 80% मिलना है, 90% मिलना है, 70% मिलना है, तो वो एटलीस्ट उसको वो बेनिफिट मिले जो प्रूवन है और जो मिल रहा है। वो एक पेशेंट की नहीं, लाखों पेशेंट की, उससे हमें पता है कि ये इतने पेशेंट्स, अगर एक ब्रेस्ट कैंसर के 1 लाख पेशेंट इस ट्रीटमेंट पे आए हैं तो उसमें से 85% पेशेंट, 85,000 पेशेंट ठीक हो गए हैं। बिल्कुल। विष्णु शर्मा जी, एक और चीज उनके द्वारा जो है मेंशन की गई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि डेयरी प्रोडक्ट्स और शुगर ना खाने से जो है कहीं ना कहीं कैंसर पे जो है कैंसर को रोका जा सकता है। क्या प्रमाण है आयुर्वेदा में इस चीज का कि डेयरी प्रोडक्ट्स और शुगर का सेवन बंद करके, क्योंकि आज भी नवजोत सिंह सिद्धू का एक जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे और फेसबुक पे शेयर किया जिसमें वो अपनी वाइफ नवजोत कौर सिद्धू को जो है चाय पिलाने के लिए लेके गए और उन्होंने मेंशन किया कि ये जब से उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ ये दूसरी बार चाय पी रही हैं। तो इस चीज पे मैं जरूर थोड़ी सी क्लैरिटी चाहूंगी कि क्या डेयरी प्रोडक्ट्स और शुगर का सेवन बंद करने से कैंसर जैसी बीमारी को रोका जा सकता है, क्योंकि चाय एक पसंदीदा चीज जो है भारतीय लोगों की है। सबसे पहले तो मैं अगेन यही कहूंगा कि क्यों बार बार आप एविडेंस की बात करते हो। फिर आपने क्वेश्चन वहीं से शुरू किया कि क्या एविडेंस है आयुर्वेद या हमारे पास कि भाई चाय से कैंसर रोका जा सकता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि रोका जा सकता, लेकिन चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो, प्रोसेस्ड फूड हो या शुगर हो। देखिए डॉक्टर साहब बैठे हैं सीनियर हमारे यहाँ पे, शुगर जो कैंसर के सेल्स हैं उसका ये कह लो कि उसको एनर्जी देने के लिए, उसको बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और अगर आप शुगर या इस तरीके के प्रोसेस्ड फूड या डेयरी प्रोडक्ट को कम करेंगे तो उसमें बहुत ही बड़ा योगदान होता है उसका। और इसीलिए आयुर्वेदा या जो भी नेचुरल प्रैक्टिशनर हैं पूरे वर्ल्ड में इवन वो फोकस करते हैं आपकी डाइट पे, लाइफस्टाइल पे, रूट कोज पे। इवन अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ, क्यों नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट फोकस करती है हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर? क्यों नहीं फोकस करती कि हम बीमारी ना हो? इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, अभी वैद्य जी ने कहा कि इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स पे, हॉस्पिटल पे, लेकिन मुझे एक भी बीमारी का नाम ऐसा बता दो कि जिसकी परसेंटेज रेशो में कमी आई हो। डायबिटीज के पेशेंट क्या कम हुए? इंस्टीट्यूट बहुत बड़े, एम्स हमारे अभी पिछले जब से एनडीए गवर्नमेंट आई तब से देखो कितने एम्स खुल गए अलग अलग स्टेट्स में, साथ साथ स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खुल गए, कहीं कैंसर के, कहीं डायबिटीज के। लेकिन ऐसा कहीं प्रयास हुआ कि भाई हम बीमारी ना हो? क्यों नहीं होता इसके ऊपर कोई ऐसा प्रयास? भारत सरकार को इवन जब से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष नई बनी 2014 के बाद, हालांकि अब तो काफी इनिशिएटिव उन्होंने लिए और डे बाय डे कुछ ना कोई नई एमओयू साइन होते हैं, बट स्टिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्रोपोर्शन रेशो में बजट एलोकेट करना चाहिए। आयुर्वेदा के हिस्से में आता है वो चंद चुटकी और एलोपैथ के हिस्से में आता है बहुत ज्यादा रेशो, तो कहां से अवेयरनेस आएगी? आज हिंदुस्तान का कितना लाखों करोड़ों रुपए हेल्थ के ऊपर जाता है, बिजनेस बना हुआ है। और मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं है, मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, फार्मा इंडस्ट्री में हूं, बट स्टिल आज अगर हम बिजनेस के बारे में सोचें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में सोचें सिर्फ, तो फिर आम पब्लिक का क्या? बिजनेस तो फिर भी बनेगा अगर लोग ठीक रहेंगे, वो कहीं ना कहीं स्पेंडिंग फिर भी करेंगे। आज जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, फिर भी मिलेगा जी। आज लाखों करोड़ों रुपए अगर फार्मास्यूटिकल की दवाइयां खरीदने से, सर्जरी करने से होता है, अगर लोग वो हेल्दी रहेंगे, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो हेल्दी रहेंगे, अपनी फैमिली को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो पैसा फिर भी बाजार में खर्च करेंगे। सो गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर किस तरीके से ऐसे कुछ अवेयरनेस कैंप लगाएं कि ताकि हम बीमार होने से बच पाएं। जी बिल्कुल, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। समा साडे को बहुत घट है, जरूर इजाजत थोड़े तो चाहांगे, बट मैं अपने पैनलिस्ट डॉक्टर विजय, डॉक्टर वैद्य जगजीत सिंह जी ते श्री विष्णु शर्मा ते उन्हां दे नाल डॉक्टर दिनेश मोहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर दिया, क्योंकि लगातार जो विवाद जिहड़े ने छिड़े हुए ने, क्योंकि कैंसर जो इस समय 25% लोगों के विच पाया जा रहा है। सब तो बड़ा रीजन जिहड़ा दस्सिया जा रहा है कि जो साडे लाइफस्टाइल चेंजेस ने किते ना किते, जो साडे नाल इस समय एक्सपर्ट जुड़े ने, इन्हां दा भी यही मानना है कि किते ना किते चाहे एलोपैथी होए, चाहे होम्योपैथी होए, चाहे आयुर्वेदा होए, तीनों ही एक दूजे दे नाल इंटरलिंक्ड ने एंड तिन्ना दा ही एक दूजे नू सपोर्ट है। इस पूरे विवाद तो जो है, इस डिबेट तो यही चीज़ां सामने निकल के आंदियां ने कि सारियां नू ही एक नाल आके काम करना चाहिए है ते
ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਾਣਗੇ, ਜੋ ਡਾਇਗਨੋਸ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਜੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਕਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।